नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा का मैं आज चौथा एपिसोड शुरू कर रहा हूं, जिसमें लॉर्ड बुद्धा के संघ में शामिल होने और फिर संघ से उनका संघर्ष होना, इसमें मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद वह परिव्रज्या के लिए तैयार हो जाते हैं। शाक्यों का अपना संघ था और 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य युवक को शाक्य संघ में दीक्षित होना पड़ता था और संघ का सदस्य होता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष का हो चुके थे। अब वह समय था कि वह संघ में दीक्षित हो और उसका सदस्य बने। शाक्यों का अपना एक संघ भवन था जिसे वह संथागार कहते थे। वह कपिलवस्तु में ही था। संघ सभाएं संथागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित करने के लिए शुद्धोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिलवस्तु में शाक्यों के संथागार में संघ एकत्रित हुआ। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव किया कि सिद्धार्थ गौतम को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित किया। शाकुल के शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु पूरे 20 वर्ष की है और वह हर तरह से संघ का सदस्य बनने योग्य है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। किसी ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। सेनापति बोला, मैं दूसरी बार भी पूछता हूं कि यदि किसी को प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा कि मैं तीसरी बार पूछता हूं कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। शाक्यों में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्रवाई न हो सकती थी और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पारित नहीं किया जाता तब तक वह कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा सकता था। क्योंकि सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पास हो गया था, इसलिए सिद्धार्थ गौतम के विधिवत शाक्य संघ का सदस्य बन जाने का घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों के पुरोहित ने खड़े होकर सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े हो जाने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधन करके उसने पूछा, क्या आप इसका अनुभव करते हैं कि संघ ने आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं अनुभव करता हूं। पुरोहित ने फिर पूछा, क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? तो सिद्धार्थ ने कहा, मुझे खेद है कि मैं उनसे अपरिचित हूं, किंतु उन्हें जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य हैं। उसने उन्हें एक एक करके क्रमशः गिनाया। आपको अपने तन, मन और धन से शाक्यों की स्वार्थ की रक्षा करनी होगी। आपको संघ की सभाओं में उपस्थित रहना होगा। आपको बिना किसी भी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष खुलकर कह देना होगा। यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आपको क्रोधित नहीं होना होगा। दोष होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा। निर्दोष होने पर जैसा कहना होगा।
इसके आगे पुरोहित ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या करने से आप संघ के सदस्य ना रह सकेंगे। व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य ना रह सकेंगे। किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य ना रह सकेंगे। चोरी करने पर आप संघ के सदस्य ना रह सकेंगे। झूठी साक्षी देने पर आप संघ के सदस्य ना रह सकेंगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे संघ के नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने का प्रयास करूंगा। सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बने 8 वर्ष बीत चुके थे। वह संघ का बड़ा ही वफादार और दृढ़ सदस्य था। जितनी दिलचस्पी उसे निजी मामलों में थी, उतनी ही दिलचस्पी उसे संघ के मामलों में भी थी। संघ के सदस्य की हैसियत से उसका आचरण आदर्श था। वह सबका प्रिय भाजन बन गया था। उसकी सदस्यता के 8वें वर्ष एक ऐसी घटना घटी जो सिद्धार्थ के परिवार के लिए दुर्घटना बन गई और उसके अपने लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया। इस दुखांत प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ। शाक्यों के राज से सटा हुआ कोलियों का एक राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों को विभाजक रेखा थी। शाक्य और कोली दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग कौन करेगा। यह विवाद कभी कभी झगड़ों में परिणित हो जाते और झगड़े लड़ाइयों में। जिस वर्ष सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की हुई, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों और कोलियों के नौकरों के में बड़ा झगड़ा हुआ। दोनों पक्ष में चोट आई। जब शाक्यों और कोलियों को इसका पता चला तो उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न का युद्ध के द्वारा हमेशा के लिए निर्णय कर लिया जाए। शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने की बात पर विचार करने के लिए संघ का एक अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करते सेनापति ने कहा, कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया है। हमारे लोगों को पीछे हट जाना पड़ा है। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रमणकारी कार्रवाई की है। हमने आज तक इन्हें सहन किया है, लेकिन यह इसी तरह नहीं चल सकता। यह रुकना चाहिए और इसे रोकने का एक ही तरीका है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। जो विरोध करना चाहे वे बोले। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़ा होकर बोले, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। युद्ध से कभी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। जो किसी की हत्या करता है उसे कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है, और जो किसी को जीतता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल जाता है। जो किसी को लूटता है उसे कोई दूसरा लूटने वाला मिल जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखी। मुझे ऐसा लगता है कि शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन था। मैंने सुना है कि हमारे आदमियों ने भी ज्यादती की है। यदि ऐसा है तो हम भी निर्दोष नहीं हैं।
सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि हमारे आदमियों ने भी पहल की थी, लेकिन यह याद रहना चाहिए कि पहले पानी लेने की भी यह हमारी ही बारी थी। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा निर्दोष नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुने और कोलियों से भी कहा जाए कि वे भी अपने में से 2 आदमी चुने और फिर वे चारों मिलकर एक 5वें आदमी को चुने। ये 5 आदमी मिलकर झगड़े का निपटारा कर दे। सिद्धार्थ गौतम ने प्रस्ताव में जो परिवर्तन सुझाया था उसका विधिवत समर्थन हो गया, किंतु सेनापति ने उसका विरोध किया। कहा, मुझे निश्चय है कि जब तक कोलियों को कड़ा दंड नहीं दिया जाता तब तक उनका धृष्टता समाप्त नहीं होगी। प्रस्ताव और उसमें सुझाए गए परिवर्तन पर मत लेने आवश्यक हो गए। पहले सिद्धार्थ के सुझाए परिवर्तन पर ही मत लिए गए। बहुत बड़े बहुमत से सिद्धार्थ का सुझाव अमान्य हो गया। इसके बाद सेनापति ने अपने प्रस्ताव में मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उसने कहा कि मेरी प्रार्थना है कि संघ इस प्रस्ताव का स्वीकार न करे। शाक्य और कोली निकट संबंधी हैं, परस्पर एक दूसरे का नाश करने में बुद्धिमानी नहीं है। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम की स्थापना का सर्वथा विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। राज्य के लिए उन्हें अपने सगे संभाइयों से भी लड़ना ही चाहिए। ब्राह्मणों का धर्म है कि यज्ञ करना, क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, वैश्यों का धर्म है व्यापार करना और शूद्रों का धर्म है सेवा करना। हर किसी को अपना धर्म निभाने में ही पुण्य है। यही शास्त्रों की आज्ञा है। सिद्धार्थ का उत्तर था कि जहां तक मैं समझ सका हूं, धर्म तो इस बात का हृदयगम करने में है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता। यह केवल अबैर से ही शांत हो सकता है। सेनापति बेसब्र हो उठा और बोला, इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का क्या विचार है। तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे। बड़े भारी बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की दूसरी सभा बुलाई। इसका उद्देश्य था कि उसके अनिवार्य सैनिक भर्ती के प्रस्ताव पर विचार हो। जब संघ एकत्र हुआ, उसने प्रस्ताव किया कि उसे आज्ञा दी जाए कि वह 20 वर्ष और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने के निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होने की घोषणा कर दे। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे। वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था और वे भी जिन्होंने इसके विरुद्ध मत दिया था। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी। यह उनके पूर्ण निश्चय का स्वाभाविक परिणाम था। लेकिन जिस अल्पमत ने उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया था, उसके सामने एक कठिनाई थी। उसकी समस्या थी कि बहुमत के आगे सर झुकाना अथवा नहीं झुकाना। अल्पमत का निश्चय था कि बहुमत के आगे सिर ना झुकाया जाए। इसीलिए उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का भी निर्णय किया था। दुर्भाग्य से किसी में यह साहस नहीं था कि सही बात खुलकर कह सके।
कदाचित वे बहुमत का विरोध करने के परिणामों से परिचित थे। जब सिद्धार्थ ने देखा कि उसके समर्थक मौन हैं, तो वह उठ खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करके कहा, मित्रों, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा। मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा कि उस शपथ की याद करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम अपने दिए गए वचनों में से किसी एक का भी पालन न करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के भाजन बनोगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, निस्संदेह मैं अपने तन मन धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया था, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। सिद्धार्थ ने संघ को इस बात की याद दिलाई और सावधान किया कि कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कौशल नरेश के हाथ का खिलौना बन गया है। इसकी कल्पना आसान है कि यह युद्ध शाक्य संघ को और भी अधिक दुर्बल बना देगा और इससे कौशल नरेश को एक और ऐसा अवसर मिल जाएगा कि वह शाक्य संघ के स्वतंत्रता को और अधिक कम कर देगा। सेनापति को क्रोध आ गया और वह बोला, तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम ना आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के सामने सिर झुकाना होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल नरेश की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी या देश से निकाल जाने की सजा नहीं दे सकता, और यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल नरेश इसकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन याद रखो, संघ तुम्हें दूसरे अनेक तरीकों से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय कर सकता है और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल नरेश की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए वह 3 बातों में से एक का चुनाव कर सकता था। सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग ले सकता था, फांसी पर लटकना या देश से निकाल दिया जाना स्वीकार कर सकता था और अपने परिवार के लोगों को सामाजिक बहिष्कार या उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो सकता था। पहली बात यानी सेना में भर्ती होकर वह युद्ध लड़ने के लिए कभी भी तैयार होने को स्वीकार नहीं कर सकता था। वह इस विषय में दृढ़ था। तीसरी बात पर वह विचार तक न कर सकता था। इस परिस्थिति में उसने सोचा कि उसके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक मान्य है। तदनुसार सिद्धार्थ ने संघ को संबोधित किया, कृपया मेरे परिवार को दंडित न करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दे, उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन न करें। वे निर्दोष हैं, अपराधी मैं ही हूं। मुझे अकेले ही अपने अपराध का दंड भोगने दे। चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दें और चाहे देश से निकाल दें, आप जो चाहे दंड दें, मैं खुशी से इसे स्वीकार कर लूंगा और मैं इस बात का वचन देता हूं कि मैं इसकी शिकायत कौशल नरेश से ना करूंगा।
सेनापति बोला, तुम्हारी बात मानना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाले जाने का वर्ण करो तो भी कौशल नरेश को इसका पता लग जाएगा। वह निश्चय रूप से इसी परिणाम पर पहुंचेगा कि शाक्य संघ ने ही यह दंड दिया होगा और वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। यदि यह कठिनाई है तो मैं आसानी से एक उपाय सुझा सकता हूं, सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया। मैं परिव्राजक बन सकता हूं और देश के बाहर चला जा सकता हूं। यह भी एक प्रकार का देश निकाला है। सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा सुझाव है, किंतु उसे इसके कार्य रूप में परिणत होने में संदेह था। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुज्ञा के तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह भरसक अनुमति प्राप्त करने का प्रयास करेगा और कहा, मैं वचन देता हूं कि चाहे अनुमति मिले और चाहे ना मिले, मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही इस विकट समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल है। संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। सभा के सम्मुख जो कार्यक्रम था उसे समाप्त कर संघ विसर्जित होने वाला था। एक तरुण शाक्य ने अपने स्थान पर खड़ा होकर कहा, कृपया मेरी बात सुने, मैं कुछ महत्व की सूचना देना चाहता हूं। उसे बोलने की अनुमति मिली तो उसने कहा कि मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत देश के बाहर चला जाएगा, लेकिन एक बात है जिससे मैं थोड़ा चिंतित हूं। अब जबकि सिद्धार्थ आंखों से अदृश्य हो जाएगा तो क्या संघ का यही इरादा है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए? मैं चाहता हूं कि संघ पुनः इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार करे। कुछ भी हो, कौशल नरेश को सिद्धार्थ गौतम के देश निकालने का पता ही लग जाएगा। यदि शाक्य तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे तो कौशल नरेश समझ जाएगा कि सिद्धार्थ गौतम ने इसीलिए देश का त्याग किया होगा, क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने का विरोधी था। यह हमारे लिए अच्छा न होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ देने के बीच कुछ समय को यूं ही गुजार देना चाहिए, अन्यथा कौशल नरेश इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित कर लेगा। संघ को लगा कि निश्चय से यह बात महत्वपूर्ण है। नीति की दृष्टि से यह बात मान ली गई। इस प्रकार शाक्य के संघ की यह दुखांत सभा समाप्त हुई और उस अल्पमत ने भी, जो युद्ध का विरोधी था किंतु जिसने अपनी बात साफ साफ कहने का साहस न था, संतोष की सांस ली कि एक अत्यंत भयानक स्थिति से किसी न किसी तरह पार हो पाए।